नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अगले 72 घंटे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मोदी उज्बेकिस्तान के समरकंद के लिए बस रवाना होने ही वाले हैं। चीन के राष्ट्रपति से, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से मोदी का आमना सामना होगा। पुतिन से मुलाकात होगी, यह तय है। वहां से कोई बड़ी खबर भी एक्सपेक्टेड है। प्रधानमंत्री 15 सितंबर को क्या करेंगे, 16 को क्या करेंगे और 17 सितंबर को मोदी के जन्मदिन वाले दिन प्रधानमंत्री का क्या प्लान है। मोदी के बारे में चीन में क्या कहा जा रहा है, पाकिस्तान में क्या चल रहा है, भारत में मोदी विरोधी कौन सी नई स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, मोदी के खिलाफ क्या अफवाह उड़ाई जा रही है। इन सब के बीच मध्य प्रदेश में किस बड़े इवेंट की तैयारी चल रही है। मोदी 72 के होने वाले हैं और प्रधानमंत्री के अगले 72 घंटों में कौन से बड़े डेवलपमेंट हो सकते हैं। नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर मोदी को लेकर क्या चल रहा है, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। नरेंद्र मोदी की ए टीम कौन सी है? क्या मोदी की कोई बी टीम भी है? सी टीम वाली क्या स्टोरी है? मोदी के दुश्मन कहते हैं प्रधानमंत्री की बी टीम में ओवैसी हैं। ओवैसी फुला बी टीम है, ओवैसी फुला बी टीम है। केजरीवाल कहते हैं बीजेपी को वोट यानी कांग्रेस को वोट। कांग्रेस वाले क्यों टूटते हैं, ये पूरा देश जानना चाहता है। बीजेपी ने तो ये कर दिया भाई, वोट मिले ना मिले सरकार तो हमारी बनेगी। मोदी जी के बाद वो सोनिया गांधी को पीएम कैंडिडेट बना रहे हैं भाजपा वाले। इन सब के उलट एक सी टीम भी है। सी टीम का मतलब हुआ प्रो चाइना टीम। इस टीम में राहुल भी हैं, भाईजान भी हैं। चाइनीज टीम वाले विरोधी मोदी के साथ नहीं, मोदी के खिलाफ हैं। वो इंडिया की नहीं, चाइनीज टीम की तरफ से खेल रहे हैं, मोदी पर अटैक कर रहे हैं। सबसे पहले आपको इसी सी टीम के बारे में बताते हैं। चीन पर मोदी को घेरने के लिए अचानक चाइना वाला टेप ऑन कर दिया गया है। राहुल फिर से चीन चीन करने लगे हैं। मोदी ने कॉम्प्रोमाइज किया, इंडिया चीन से डर गया जैसे नैरेटिव सेट होने लगे हैं। चीन को क्लीन चिट देने के लिए, मोदी को गाली देने के लिए ऐसे ऐसे शब्द लिखे जा रहे हैं जो हम बोल नहीं सकते, आप खुद देख सकते हैं। मोदी विरोधी सी टीम के दोनों ही प्लेयर्स यानी कांग्रेस और ओवैसी सेम पिच पर खेल रहे हैं। दोनों ही एक जैसे टेक्स्ट लिख रहे हैं, कैमरे पर एक ही बात कह रहे हैं, मोदी को टारगेट कर रहे हैं। आज विदेश नीति पूरी तरह से सस्ती लोकप्रियता का शिकार है। आज विदेश नीति राष्ट्रहित के लिए नहीं, पर सस्ती लोकप्रियता झूठी वाहवाही के लिए हो रही है। यहाँ पे वाहवाही बटोरी जा रही है, वाह मोदी जी वाह। इस कमजोरी को समझने के बाद ही चीन ये धृष्टता कर रहा है। मोदी जी वो लाल आंखें आप कब खोलेंगे, या चीनी प्रेम में आप वो लाल आंखें भी भूल गए हैं और आपकी 56 इंच की तथाकथित छाती भी कुंद हो गई है। मोदी जी से जब बेरोजगारी का बात होता तो चीते को पीछे छोड़ देते तेज भागने में। मोदी जी से पूछेंगे चीन हमारी जमीन पर कब्जा करके बैठा, तो मोदी जी चीते से ज्यादा तेज चले जाएंगे, चीन नहीं बोलेंगे। मोदी जी से बोलेंगे पेट्रोल डीजल इतना महंगा होगा तो चीते को भी डिफीट कर देना, तेज चले जाएंगे। तो उनकी तेजी इन मामलों में बड़ी है। हम उनसे कह रहे हैं कि थोड़ा रुकिए, आराम से चलिए, बताइए देश को कि चीन से आपने कहा कि चीन पीछे हट रहा है। भाई कहाँ हट रहा है चीन? डेप्सांग डेमचाक में तो चीन बैठा हुआ है। हाँ, 50,000 हमारी फौज, उनकी फौज खड़ी हुई है, तो इस पे बात ही नहीं करते। हम ये देख रहे हैं कि चीता भी मोदी जी की रफ्तार नहीं ला सकेगा, माने उनके बोलने में और उनकी खामोशी में, वो बहुत तेज है। 71 के मोदी बस कुछ घंटों के बाद 72 के हो जाएंगे। 15, 16 और 17 ये तीनों ही तारीख हिंदुस्तान के नजरिए से बेहद इंपॉर्टेंट है। मोदी विरोधी सी टीम चीन को लेकर प्रधानमंत्री पर इसलिए इतनी ज्यादा अटैकिंग है, अनाप शनाप लिख रही है, क्योंकि कुछ घंटों बाद ही मोदी और जिनपिंग उज्बेकिस्तान के समरकंद में हो रहे एससीओ समिट में आमने सामने होंगे। मोदी चाइनीज राष्ट्रपति की आंखों में आंखें डालकर इंडिया की बात रखेंगे। एससीओ समिट में मोदी और पुतिन की मुलाकात कंफर्म है। चाइनीज राष्ट्रपति और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री से मोदी की मीटिंग फिक्स नहीं है, यानी एक ऐसा वक्त जब पूरे हिंदुस्तान को मोदी के पीछे खड़े हो जाना चाहिए। उस वक्त सी टीम के राहुल और ओवैसी राष्ट्रीय हित से जुड़े मुद्दे पर भी सियासत कर रहे हैं। मोदी वर्ल्ड स्टेज पर जा रहे हैं, इसीलिए विरोधी इंडिया को ही कमजोर बता रहे हैं।
जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान जैसे देश में खबर बन रही है कि मोदी ने तो चीन को झुका दिया। मुझे लगता है कि इंडिया की जो फॉरेन एस्टैब्लिशमेंट है वो रियलाइज कर चुके हैं कि हमारी एकदम स्ट्रेटेजिक वैल्यू बढ़ गई है इंटरनेशनली। अब वो कैश करना चाहते हैं ये इंटरनेशनल जो इनका जो यूं कहिए कि स्टॉक जो बढ़ गया है फ्रॉम ए जियोपॉलिटिकल पर्सपेक्टिव, ज्योग्राफी की वजह से जो सडनली जो स्टेटस बढ़ गया है। तो मुझे लगता है कि चाइना ने विदाउट फुल्ली एक्नॉलेजिंग कि हमने एग्रेशन किया था, माफी मांगे वगैरह, उन्होंने एटलीस्ट एक ऐसा स्टेप ले लिया जिसको नेगोशिएशंस में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर कहते हैं। तो आप कह सकते हैं कि दोनों मुल्कों ने ये डिसएंगेजमेंट की वजह से एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर कर लिया है, जिसके बेसिस पे हो सकता कि चाइना में उज़्बेकिस्तान में मोदी की मुलाकात अगर हो जाए जी जिनपिंग के साथ, तो आई थिंक देयर विल बी एन इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट। मोदी विरोधी सी टीम के प्लेयर्स चीन वाला टेप बजाकर प्रधानमंत्री पर हमला तो कर रहे हैं, लेकिन सच नहीं बता रहे। सच हम आपको बताते हैं कि कैसे मोदी ने चीन को घुटने पर लाने का काम किया। नंबर 1, मोदी का ट्रम्प कार्ड। उज़्बेकिस्तान के समरकंद में जैसे ही एससीओ समिट का वक्त करीब आया, नई दिल्ली की तरफ से बीजिंग को क्लियर कट मैसेज दे दिया गया कि मोदी इस बार के एससीओ समिट को अटेंड नहीं करेंगे अगर एलएसी से चाइनीज पीछे नहीं हटेंगे। नई दिल्ली का प्रेशर काम कर गया और एससीओ समिट से एक हफ्ते पहले यानी 8 सितंबर से चाइनीज फोर्स एलएसी से पीछे हटने लगी। नंबर 2, इंडिया इक्वल टर्म्स पर बात करेगा। इसकी शुरुआत उसी वक्त हो गई जब मार्च में चीन के विदेश मंत्री दिल्ली आए, लेकिन मोदी ने मिलने से मना कर दिया, यानी मोदी नहीं झुके, चीन को ही झुकना पड़ा। इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में संकेतों का महत्व होता है। चीन की तरफ से अब तक जैसा रिएक्शन आया है उससे क्लियर है हथौड़ा बिल्कुल निशाने पर लगा है। Question on the border. You've heard me speak many times about the border. I don't think I would say anything new there today, except I would recognize that we've had disengagement at PP15. The disengagement, as I understand, was completed, and that is one problem less on the border. 15 सितंबर और 16 सितंबर को इसका असर भी पूरी दुनिया में दिखेगा, जब उज़्बेकिस्तान में एक ही छत के नीचे मोदी भी होंगे, जिनपिंग भी होंगे। इसीलिए हम कह रहे हैं कि मोदी के अगले 72 घंटे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। 17 सितंबर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट तारीख है, क्योंकि इसी दिन प्रधानमंत्री मोदी देश को अफ्रीकन चीतों का तोहफा देंगे। नमीबिया से भारत पधार रहे ये उन्हीं 3 में से 2 मेल चीतों की तस्वीर है, जिसे मोदी कुनो नेशनल पार्क में रिलीज करेंगे। पिछले महीने ही नमीबिया में भारत के उच्चायोग ने ट्विटर पर ये तस्वीरें भी शेयर की थी, जिनमें भारत लाए जा रहे चीतों की मेडिकल जांच हो रही थी। नमीबिया से कुल 8 चीते आ रहे हैं, जिनमें 5 मादा और 3 नर हैं। सवाल यह भी है कि 8,280 किलोमीटर का सफर तय करके जब ये चीते भारत पहुंचेंगे तो मोदी उन्हें जंगल में कैसे छोड़ेंगे। तो आपको बता दें कि एक पिंजरे के ऊपर होगा प्रधानमंत्री का मंच, जिसकी ऊंचाई 10 से 12 फीट होगी। इसी मंच के ठीक नीचे 6 फीट के पिंजरे में चीते होंगे। 17 सितंबर को मोदी एक लीवर हैंडल घुमाकर चीते के पिंजरे का गेट खोलेंगे। पिंजरों के गेट स्लाइडिंग होंगे, यानी लीवर घूमते ही ये खुल जाएंगे और चीते दौड़ते हुए अपने नए ठिकाने में प्रवेश कर जाएंगे। जंगल, जमीन, जानवर, सेवा। 17 सितंबर से बीजेपी देश के कोने कोने में इसी डेफिनेशन पर आगे चलेगी। मोदी प्रधान सेवक की भूमिका में होंगे और बीजेपी एग्रेसिव स्ट्रेटेजी के साथ 24 का प्लान रेडी करेगी, विरोधियों को हार का जख्म देगी। इसकी शुरुआत गोवा से हो चुकी है। गोवा में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो चुका है। पूर्व सीएम समेत कांग्रेस के 8 विधायकों ने बीजेपी को अपना नया ठिकाना बना लिया है।
मजेदार बात यह है कि एक तरफ राहुल और कांग्रेस का पूरा इकोसिस्टम मोदी को हराने के लिए भारत जोड़ो यात्रा कर रहा है, जबकि दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी से जुड़े नेता और विधायक गोवा से कांग्रेस छोड़ो यात्रा की शुरुआत कर चुके हैं। हम 10 साल से देख रहे हैं कि उन्हीं के नेतृत्व में कांग्रेस की कितनी बड़ी हानि हो रही है, वो पूरे हम देख रहे हैं। यानी एक पार्टी जब 300-350 एमपी थे, आज 40 नंबर पे पहुंचे हैं। डेफिनेटली इसीलिए तो उनके नेतृत्व का करिश्मा तो पूरा देश देख रहा है। आज सुबह सिर्फ उन लोगों ने कह दिया कि हम ज्वाइन करना चाहते हैं, तो हमें आज सुबह ही उनको बुला, वो खुद होके यानी स्पीकर चेंबर में चले गए और उन्होंने उनका 2/3 स्प्लिट दिखाया और बाद में भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन हो गए। ज्यादा दिन नहीं बीते, राहुल की मौजूदगी में गोवा के इन्हीं कांग्रेसी विधायकों ने कांग्रेस पार्टी के प्रति लॉयल्टी की प्रतिज्ञा ली थी। राहुल ने खुद सबके हाथ उठवाकर पीछे लॉयल्टी वाला पोस्टर चिपकवाकर सबको शपथ दिलवाई थी। मगर आज कहानी में जबरदस्त ट्विस्ट आ गया है। गोवा एक तरह से कांग्रेस मुक्त हो चुका है। Congress party, you ask, I think if you go through the letter of Ghulam Nabi Azad, who had served the party for more than 50 years, right from Srimati Indira Gandhi ji, read his 5-page letter and then you will not ask that question to me. I have gone back to the temple, I have asked the God and the goddess that this is in my mind, what I should do. We have a system of taking prasads. Then God said, you go ahead, don't worry. 2024 में अभी देर है, दिल्ली भी दूर है, मगर फिर भी कश्मीर से कन्याकुमारी तक सियासी कदमताल तेज है। अभी से अलग अलग किरदार अपनी अपनी भूमिकाओं में नजर आ रहे हैं। राहुल पैदल यात्रा तो निकाल रहे हैं, लेकिन अपने ही पाले को नहीं संभाल पा रहे हैं। गोवा ने पिक्चर क्लियर कर दी है, राहुल की वोट यात्रा मुश्किल दिख रही है। कांग्रेस पार्टी के नेता भारत जोड़ो अभियान के लिए निकले हुए हैं और कांग्रेस पार्टी के 8 विधायक पार्टी छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। गुलाम नबी आज़ाद पहले आज़ाद होकर के अपनी बात कह चुके हैं। तो ऐसे में पूरे देश भर में कांग्रेस रसातल की तरफ जा रही है कि आने वाले समय में जो हालात दिख रहे हैं पूरे देश भर में, कांग्रेस आने वाले 30 साल 40 साल तक तो हमको मुझे नहीं दिखती है कि कहीं जमीन पर उठने की स्थिति में हो पाएगी। बीजेपी की वफादार वो लीडर है जो मोदी जी का कांग्रेस मुक्त भारत कर रहे हैं। अब जानिए आप कौन है। मैं नहीं हूं। मैंने जो तजवीजें दी थी, मैंने और मेरे 23 लोगों ने वो कांग्रेस को बनाने के लिए दी थी। कांग्रेस प्रेसिडेंट परमानेंट नहीं है, कांग्रेस प्रेसिडेंट इनविजिबल है, कांग्रेस प्रेसिडेंट किसी से मिलता नहीं है, इसलिए कांग्रेस कमजोर हो गई है। जो उनको आर पार चली गई कि हमने चैलेंज क्यों किया। आज तक तो हमें थे जिंदाबाद, है अल करेगा वांगन करेगा, कांग्रेस लीडरशिप करेगी, है जीरो आएगा तो भी कांग्रेस जिंदाबाद, 40 सीटें आई तो भी कांग्रेस जिंदाबाद, 50 सीटें जिंदाबाद। हमने उसको चैलेंज किया कि लीडरशिप वो होनी चाहिए जो कांग्रेस जिसमें ताकत हो, तजर्बा हो, कांग्रेस से मजबूत। ये नहीं राजे महाराजे का सिस्टम नहीं होना चाहिए। वैसे एक दूसरी मुसीबत भी है। राहुल के रास्ते में नीतीश भी हैं, ममता भी हैं, केसीआर भी हैं, ओवैसी भी हैं, लेफ्ट फ्रंट भी है। साथ में कोई नहीं दिख रहा है। सब कैमरे वाली सियासत कर रहे हैं, आपस में बन नहीं रही। लेकिन थोड़ी थोड़ी देर में मोदी पर हमला करके लोकतंत्र खतरे में है का टेप जरूर बजाया जा रहा है। इन सारे मोदी विरोधियों का मकसद खिचड़ी सरकार बनाना ही है, मोदी को किसी भी कीमत पर हटाना ही है। वो मिल रहा है, हर राज्यों में वो हो रही है काम। ये राज्यों के स्तर पर पहले जो है वो एकता बनेगी धर्मनिरपेक्ष जनतांत्रिक ताकतों की। आज दोनों धर्मनिरपेक्ष और जनतंत्र खतरे में है। देश का संविधान खतरे में है, संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर दबाव है। और जनतंत्र का मतलब ये है कि कोई भी जीते चुनाव, बीजेपी बनाएगी सरकार। अब ये इस तरह की जो हालत है, इसको अगर सुधारना है तो बीजेपी को सत्ता से दूर रखना अनिवार्य है।
उसके लिए कोशिशें चल रही है। ये प्रयास हमारी नहीं है कि विपक्षी पार्टियां एक प्लेटफॉर्म पे आया। हमारी प्रयास है ज़्यादा से ज़्यादा एकता बने धर्मनिरपेक्ष जनतांत्रिक ताकतों की। कौन कह रहा चेहरा ना हो, कौन कह रहा चेहरा हो, ये सब सवाल बेकार है। आज सवाल है देश को बचाना है या नहीं, उसका जवाब है आपके पास, हमारे पास है। बचाना है देश को, सबको इकट्ठा करो जो तैयार है बचाने के लिए। विरोधी एकजुट होने के लिए हाथ पैर मार रहे हैं, जबकि मोदी अभी से 24 वाले प्लान पर काम शुरू कर चुके हैं। 24 के लोकसभा चुनाव से पहले 11 राज्यों में एक तरह से ड्रेस रिहर्सल होना है। जिन 11 राज्यों में 2 साल के भीतर चुनाव होने वाले हैं, उनमें से 5 पर भाजपा काबिज है, 3 पर भाजपा की सहयोगी, जबकि 3 पर विपक्ष। बीजेपी का टारगेट इन सभी राज्यों में या तो अपनी या फिर एनडीए की सरकारें बनवाने का है, ताकि 24 के लिए पूरी तरह से सकारात्मक माहौल में उतरा जा सके। 24 के लोकसभा चुनाव के लिए मोदी की रणनीति का आलम यह है कि अभी से भाजपा ने उन 144 संसदीय सीटों पर नजर टिका रखी है जो 2019 के चुनाव में उसकी झोली से खिसक गई थी। इसमें 80 लोकसभा सीटों के साथ उत्तर प्रदेश की खासी अहमियत है। केंद्रीय और राज्य स्तर के नेतृत्व का 13 लेयर तैयार किया गया है। इसमें उत्तर प्रदेश पर स्पेशल फोकस रखा गया है। पहला लेवल केंद्रीय नेतृत्व का होगा, जिसमें अमित शाह, जेपी नड्डा और बीएल संतोष शामिल रहेंगे। ये नेता राज्य स्तर पर दूसरे लेवल के नेताओं के साथ मिलकर काम करेंगे। दूसरे लेवल में सीएम योगी आदित्यनाथ, यूपी के बीजेपी चीफ भूपेंद्र चौधरी, पार्टी महासचिव धर्मपाल सैनी जैसे नेता रहेंगे। इसमें अन्य राज्यों के नेता, पार्टी के पदाधिकारी मिलकर पार्टी की रणनीति को लागू कराने का काम करेंगे। तीसरे लेवल में उन लोकसभा सीटों पर केंद्रीय मंत्रियों की मोर्चेबंदी की जाएगी जहां बीजेपी को हार मिली थी। सोचिए किस लेवल की प्लानिंग की गई है। इन सभी सीटों पर 19 के बाद से ही मोदी की वोटर्स के बीच सीधी पैठ है और अब उसे ही भुनाने की स्क्रिप्ट रेडी हो रही है। हम 10 साल से देख रहे हैं कि उन्हीं के नेतृत्व में कांग्रेस की कितनी बड़ी हानि हो रही है, वो पूरे हम देख रहे हैं। एक पार्टी जब 300 साढ़े 300 एमपी थे, आज 40 नंबर पे पहुंचे हैं। डेफिनेटली इसीलिए तो उनके नेतृत्व का करिश्मा तो पूरा देश देख रहा है। आज सुबह सिर्फ उन लोगों ने कह दिया कि हम ज्वाइन करना चाहते हैं, तो हमें आज सुबह ही उनको बुला, वो खुद होके स्पीकर चेंबर में चले गए और उन्होंने उनका 2/3 स्प्लिट दिखाया और बाद में भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन हो गए। 2024 में तो मैं बोलता माननीय मोदी जी के नेतृत्व में कन्याकुमारी से कश्मीर तक की पार्टी 400 से ज्यादा एमपीज चुन के फिर से एक बार माननीय मोदी जी पीएम बनेंगे, ये पूरा विश्वास है। और जिस तरह से नवभारत निर्माण की शुरुआत माननीय मोदी जी ने किया है, तो इस अमृत काल में इस देश का बहुत बड़ा जो सपना है विश्व गुरु बनाने का, उसी और हम आगे बढ़ रहे हैं। तो माननीय मोदी जी के नेतृत्व में फिर से एक बार इस अमृत काल में देश का नेतृत्व माननीय मोदी जी करेंगे। एक लाइन में कहें तो 24 का फर्स्ट लुक सबके सामने है। विधानसभा चुनाव का ट्रेलर टीजर सब आने वाला है। ये देखना दिलचस्प होगा कि 24 में रिलीज होने वाली सियासी पिक्चर क्या भाजपा को बहुमत वाले बॉक्स ऑफिस पर 300 प्लस से ऊपर ले जाती है, क्या 19 की ही तरह बम्पर जीत दिला पाती है। यूपी में मदरसों के सर्वे को लेकर बहुत सारी अफवाहें फैली हैं। ओवैसी कह रहे हैं कि ये मिनी एनआरसी है, इसके जरिए मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। जमीयत वाले अरशद मदनी पूछते हैं कि सिर्फ मदरसों में सर्वे क्यों? मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को भी सर्वे से दिक्कत, लेकिन सर्वे में हो क्या रहा है, पूछा क्या जा रहा है, जाके देखा क्या जा रहा है, यह कोई नहीं बताता। आज हम सब कुछ अपनी आंखों से देखेंगे। आज हम मुसलमान भाइयों की आंखें खोलने वाली एक रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं, जिसके बाद पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। कुछ लोग भ्रम फैला रहे हैं कि यूपी में भी असम की तरह मदरसों पर बुलडोजर चलने वाला है। तो क्या यूपी में वाकई बुलडोजर चलाने की स्कीम है? आज इस सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा। इससे पहले कि आप किसी के बहकावे में आएं और सोशल मीडिया पर कुछ पढ़ लें और कुछ लिखना शुरू कर दें, आपको सीधे सर्वे वाली लोकेशन पर हम लेकर चलते हैं और डायरेक्ट वहां से रिपोर्ट दिखाते हैं कि मदरसों के सर्वे का सच है क्या। यूपी में मुसलमानों और मदरसे के नाम से ही माहौल बन जाता है।
मदरसे का नाम आते ही कई लोग एक्टिव हो जाते हैं। कुछ चेहरे देख लीजिए। यूपी में जैसे ही मदरसों में सर्वे शुरू हुआ, ओवैसी आ गए, मदनी आ गए, जमीयत सामने आ गई, मुस्लिम बोर्ड सामने आ गया। किसी को योगी से दिक्कत है, किसी को मोदी से। कोई कह रहा है मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, कोई कह रहा है कि मुसलमानों को डराया जा रहा है। लेकिन सच क्या है वो कैमरे में रिकॉर्ड है, आप खुद सुनिए। कब स्थापना हुई है इसकी? 2013। ये पंजीकृत होगा? बिल्कुल बिल्कुल पंजीकृत पंजीकृत है। भी देता हूँ मैं आपको कागज से। ये भूमि जो है निजी है? मदरसे की निजी, इसकी रजिस्ट्री के कागज भी आप चाहेंगे तो? डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जामिया दारुल रशाद के नाम से। माहौल बनाने वाले माहौल बना रहे हैं, अफवाह फैलाने वाले अफवाह फैला रहे हैं, भ्रम फैलाने वाले भ्रम फैला रहे हैं, मुसलमानों को डराने वाले उन्हें डरा रहे हैं। लेकिन सर्वे का सच शीशे की तरह साफ है। सर्वे के सवालों में न हिंदू है, न मुसलमान है, न मजहबी सवाल है, न मुसलमानों पर निशाना है, न कोई बहाना है। कितने छात्र छात्राएं, मतलब ये क्या बॉयज है कि दोनों है? नहीं, सिर्फ बॉयज। लड़के हैं, लड़के नहीं। कितने छात्र हैं आपके यहाँ? इस वक्त हॉस्टल में 125 मौजूद हैं, लेकिन दाखिला 210 का हुआ। और बाकी नहीं आ रहे? नहीं, वो इस वक्त कुछ बीमारी की वजह से नहीं है, और कुछ मतलब कुल संख्या 210 ही लिखेंगे तो हिसाब से 210 की होगी। हाँ, संख्या 210 नोट कर लीजिए। 130 है जो 125 जी मौजूद। आप शिक्षक हमारे यहाँ 13 है, 2 मुलाजिम हैं। ओवैसी कह रहे हैं ये मिनी एनआरसी है, अरशद मदनी कह रहे हैं सिर्फ मदरसों का सर्वे क्यों, दूसरे स्कूलों का क्यों नहीं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कहना है बीजेपी की सरकारें मदरसों के पीछे पड़ी हैं। बदरुद्दीन अजमल कह रहे हैं मुसलमानों को डराकर वोट लेने की ये कोशिश है। ओवैसी देख लें, मदनी देख लें, बदरुद्दीन अजमल देख लें, और तमाम मुफ्ती मौलाना भी देख लें। मदरसों के सर्वे का रिकॉर्डेड वीडियो दुनिया के सामने है। सवाल सिलेबस को लेकर है, सवाल एजुकेशन को लेकर है, सवाल मदरसे के टीचर्स को लेकर है, और सवाल बच्चों की संख्या को लेकर है। क्या ऐसे सवाल पूछना मदरसों को टारगेट करना है? क्या इसे कोई मिनी एनआरसी कह सकता है? कौन सा पाठ्यक्रम यहाँ लागू होता है? हमारे यहाँ कुरान शरीफ, दीनियात का मजमून, और अरबी, हिंदी, इंग्लिश। जी इब्तदाई इल्म मैंने बता दिया। इब्तदाई इतना पढ़ लेते हैं कि वो अपना फार्म वगैरह भर सकें, या कहीं और जरूरत पड़ जाए इंग्लिश लिखने की, या अभी कंप्यूटर में दाखिला लेना चाहें तो उस वक्त जो है कंप्यूटर में दाखिला। यूपी के बाराबंकी में जिस वक्त ये सर्वे चल रहा था, मदरसा जामिया दारुल रसाद में जब सर्वे की टीम पहुंची थी तो इंडिया टीवी का कैमरा वहां लगातार ऑन था। सर्वे वाली टीम ने मदरसों को देखा, बिजली पानी के इंतजाम को देखा, बिल्डिंग की ऑनरशिप देखी, बच्चों का रजिस्ट्रेशन देखा, और सब कुछ कैमरे के सामने देखा। यहां कोई बुलडोजर नहीं चल रहा था, यहां किसी को टारगेट नहीं किया जा रहा था। मदरसे में बच्चे तालीम ले रहे थे और सर्वे की टीम अपना काम कर रही थी। बाराबंकी के बंकी का ये मदरसा जामिया दारुल रशाद है। यहाँ पर मदरसे में पढ़ाई हो रही है और एक सर्वे टीम यहाँ पर पहुंची है। यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने जो गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं उनका सर्वे का आदेश दिया है, तो ये सर्वे टीम यहाँ पे इस मदरसे में आई है, जो सर्वे का काम हो रहा है। ये जो फॉर्म है इसको ये भर रहे हैं। आप क्या क्या पूछ रहे हैं? ये मदरसे का नाम बताओ। जामिया दारुल रशाद
मदरसे जो संस्था है इसका क्या नाम है? संस्था जामिया आयशा एजुकेशन सोसाइटी। और ये स्थापना वर्ष क्या रहा है इसका? 2013 सर। तो ये मदरसे की भूमि निजी है या? ये मदरसे के नाम से जाती जो चंदे से खरीद करके बनाई गई है। जामिया दारुल इरशाद के नाम से रजिस्टर्ड है। इसमें लगभग कितने कमरे होंगे इस वक्त सर? इसमें तकरीबन 16 कमरे तैयार है सर। 16 कमरे तैयार हैं जी। और पेयजल व्यवस्था और फर्नीचर विद्युत? जी अल्हम्दुलिल्लाह पानी वगैरह का अच्छा नज़्म है। फ्रीजर लगा है बच्चों के लिए। इसी तरीके से हम लोग फ्रीज भी रखते हैं, समरसेबुल है। और विद्युत जो हमारे यहाँ कनेक्शन जो है वो मदरसे के नाम से जामिया दारुल इरशाद के नाम से कमर्शियल है सर जी। इस तरह से ये जो मदरसा है काफी बड़ा मदरसा दिखाई दे रहा है। ये नीचे का फ्लोर है और ऊपर भी मदरसे में कमरे हैं। हर यहाँ करीब 200 बच्चे इस मदरसे में पढ़ते हैं। पक्के क्लासरूम बने हैं, लाइट का इंतजाम है। यहाँ पे वॉशरूम दिखाई दे रहे हैं इधर, और काफी खुला बड़ा मदरसा है। और बाराबंकी का मदरसा आपने देखा, कुछ और मदरसे भी देखिए। कहीं इंतजाम काफी हैं तो कहीं कुछ कम, लेकिन सर्वे इसलिए हो रहा है कि जहां कोई कमी हो, जहां कोई दिक्कत हो, उसे सुधारा जाए, उसे संवारा जाए, उसे निखारा जाए। लेकिन ओवैसी तो कह रहे हैं कि ये मुसलमानों को टारगेट करने की कोशिश है। तारीख इस बात को याद रखेगी कि किसी एक दीवाने शख्स ने खड़े होकर सच्चाई को बयान किया था, और उसके बाद में जो असरात निकलेंगे ना, जब आप भी याद करेंगे और जो लोग हम पे उंगलियां उठा रहे याद करेंगे, मगर हमने तो अपना काम कर दिया। मेरी जो जिम्मेदारी थी मैं उसको निभाऊंगा। मैं जो चीज मुझे लगता है कि ये भारत के लिए ठीक नहीं है, माहौल को खराब कर सकती है और टारगेटेड सर्वे हो रहा है, तो मैं बोलूंगा उसके ऊपर। मैं क्यों ना बोलूं? सर्वे सरकार कर रही है तो अब जो करेंगे उसके बाद क्या करेंगे आप देखना। आपके पास जो रजिस्टर्ड मदरसे हैं, आप उनको अभी तक तनख्वाह नहीं दिए टीचरों को, और ये एक सर्वे सिर्फ मदरसों का क्यों करा? सबका कराइए ना। मिशनरी स्कूल का कराइए, प्राइवेट स्कूल का कराइए, गवर्नमेंट के स्कूल का कराइए। सवाल मदरसों का था, लेकिन मशवरों की बाढ़ आ गई। ओवैसी कह रहे हैं कि सर्वे यहां कराइए, वहां कराइए, जहां जरूरत ना हो वहां भी कराइए। लेकिन ओवैसी तो ओवैसी है, उनकी अपनी सियासत है, अपनी सोच है, अपना अंदाज है और अपनी अदायगी है। लेकिन सच तो यह है कि इस सर्वे का मकसद वो बिल्कुल नहीं है जो ऐसे लोगों की तरफ से बताया जा रहा है, लोगों में फैलाया जा रहा है। सर्वे के सवालों की लिस्ट देखिए, पिक्चर खुद क्लियर हो जाएगी। मदरसे का नाम क्या है? मदरसा चलाने वाली संस्था कौन है? मदरसा किस साल शुरू हुआ? मदरसा निजी बिल्डिंग में है या किराए पर? बाथरूम, बिजली, पानी है या नहीं? मदरसे की जगह सुरक्षित है या नहीं? मदरसे में कितने छात्र पढ़ रहे हैं? मदरसे में कितने टीचर पढ़ा रहे हैं? मदरसे को किसी संस्थान से मान्यता है? और मदरसे के बच्चे क्या दूसरे स्कूल में भी पढ़ते हैं? ऐसे सवालों का मकसद क्या है वो हर कोई समझता है। ओवैसी भी जानते हैं, जमीयत भी जानता है, अरशद मदनी भी समझते हैं। लेकिन मुसलमानों की नुमाइंदगी करने वाले महमूद मदनी कह रहे हैं अगर सर्वे का काम सही भी है तो भी लोगों में डाउट पैदा हो गया है। हम ये कह रहे हैं किसी भी सही, कितना भी सही काम हो उसे गलत तरीके से नहीं किया जाना चाहिए। डाउट क्रिएट किए बगैर बातचीत के तो हमेशा कोई भी चीज को हमेशा सही करने की, और सही है तो और अच्छा करने की हमेशा गुंजाइश है। आपने देखा ना कि आसाम में क्या हुआ है, तो अब वो तरीका अगर इख्तियार किया जाएगा तो वो तो नाजायज होगा, नामुनासिब होगा। चीज को ठीक करना है, खत्म तो नहीं करना। देखना चाहिए, बात करनी चाहिए, उसको जिस तरह से पोर्ट्रे किया जा रहा है वो तरीका गलत है। महमूद मदनी ने जिस तरफ इशारा किया वो बुलडोजर की बात कर रहे थे। असम में मदरसों पर एक्शन हुआ क्योंकि वहां पर मदरसे की आड़ में जो कुछ चल रहा था वो गलत था, लेकिन उसे यूपी से जोड़ देना कहां तक सही है? यूपी के मदरसों में सिर्फ सर्वे हो रहा है, बुलडोजर वाली अफवाह फैलाने की कोशिश क्यों हो रही है? क्या सब कुछ सोच समझकर, जानबूझकर किया जा रहा है?
कहीं भी उत्तर प्रदेश में किसी मदरसे पे कोई बुलडोजर ना चला है ना चलेगा। ठीक है, तो इसमें किसी को भी भ्रमित होने की ज़रूरत नहीं है और हम सबको मिलजुल के अपने कौम के नौजवानों को अच्छी शिक्षा मिले, इन चीज़ों पे बात करना चाहिए, विचार करना चाहिए और अपने सुझाव भी देने चाहिए। सरकार पूरी ईमानदारी से अल्पसंख्यक समाज के नौजवानों को, मुस्लिम समाज के नौजवानों को अच्छी शिक्षा से कनेक्ट कर रही है और इस सर्वे में एक ये भी कॉलम है, इसकी कोई चर्चा नहीं कर रहा है कि वो मदरसे किस योजना का लाभ ले सकते हैं। सरकार की अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की ऐसी कई योजनाएं हैं, नई रोशनी है, नई उड़ान है, सीखो का माओ है, कौशल विकास की तमाम योजनाएं हैं, तो किस योजना का लाभ वो मदरसा ले सकता है, ये भी एक कॉलम है, इसकी चर्चा कोई नहीं कर रहा। मदरसों का सीधा कनेक्शन मुसलमानों से है और मुसलमानों का सीधा कनेक्शन वोट बैंक से है। ओवैसी को मालूम है कि यूपी में मुसलमानों ने जो ट्रेंड विधानसभा के इलेक्शन में दिखाया, अगर वैसा ही कुछ 2024 में नजर आया तो 24 की लड़ाई में बीजेपी और मजबूत हो जाएगी। इसलिए चाहे ओवैसी हो या फिर मुसलमानों की पॉलिटिक्स करने वाले दूसरे नेता, वो मदरसों के सर्वे का विरोध कर रहे हैं, उसे गलत ठहरा रहे हैं। लेकिन सर्वे का काम फुल स्पीड में चल रहा है। यूपी के कई जिलों में सर्वे की टीम पहुंच रही है और सब कुछ देख परख रही है। अलीगढ़ के जौहर बाग इलाके में फैजान मुस्तफा मदरसे का सर्वे हुआ। सहारनपुर के देवबंद में भी एक सर्वे टीम पहुंची और दारुल उलूम जकरिया मदरसे में जाकर वहां के इंतजाम देखे। बिजनौर के मदरसा जामिया इस्लाहुल बनात में भी सर्वे हुआ। बहराइच से भी मदरसों के सर्वे की तस्वीरें सामने आई। बुलंदशहर में भी ऐसा ही सर्वे किया गया। कानपुर में भी कई मदरसों में सर्वे का काम हुआ है। जो सर्वे टीम इस काम में लगी है वो गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का पूरा लेखा जोखा इकट्ठा कर रही है, उसे सरकार के पास भेज रही है और इस काम में किसी तरह की कोताही नहीं की जा रही है। अभी जो पहले से हमारे कार्यालय में चिन्हित है 23 मदरसे हैं चिन्हित जो गैर मान्यता प्राप्त हैं। इसमें शासन द्वारा टाइमलाइन निर्धारित किया गया है, जिसमें ये था कि जिला अधिकारी महोदय के स्तर से 10 सितंबर तक तहसीलवार कमेटी गठित की जानी थी, जो गठित हो गई है और 5 अक्टूबर तक उस कमेटी को मदरसों का सर्वे करके रिपोर्ट एडीएम साहब के माध्यम से डीएम साहब के समक्ष प्रस्तुत करना था और फिर वो रिपोर्ट डीएम साहब के माध्यम से 25 अक्टूबर तक शासन को प्रेषित किया जाना है। तो हम लोग टाइमली जो शासन द्वारा टाइमलाइन निर्धारित की गई है उसके अंतर्गत ही सर्वे करते हुए सूचना शासन को शासन में प्रेषित कर देंगे। मदरसों के सर्वे की टाइमलाइन पहले से फिक्स्ड है। 5 अक्टूबर तक सर्वे का काम पूरा करना है। 25 अक्टूबर तक सरकार को रिपोर्ट सौंप देनी है। सर्वे के पीछे का एजेंडा भी साफ है। अवैध मदरसों पर लगाम लगाना, सही मदरसों को मान्यता दिलाना, शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करना, आमदनी और खर्च की जांच करना और बच्चों तक सरकारी सुविधाएं पहुंचाना। ये सर्वे ऐसे गैर मान्यता प्राप्त मदरसों में हमारे जो छात्र पढ़ रहे हैं, हमारे जो बच्चे नौजवान वहाँ पढ़ रहे हैं, उनको बेसिक फैसिलिटीज़ जैसे स्वच्छ पेयजल है, टॉयलेट है, इंफ्रा है, फर्नीचर है, टीचर्स की क्वालिटी है, ये उनको उपलब्ध हो रही है कि नहीं हो रही है, ये चीज़ें देखना है। और इस सर्वे में एक पॉइंट और ऐड करना चाहूँगा, इस सर्वे में कोई भी सरकार कोई पॉलिसी बनाती है, कोई योजना बनाती है जो, तो सरकार के पास जब एग्जैक्ट फिगर कुछ होगा तभी सरकार अच्छे से तमाम योजनाओं को धरातल पर लागू कर पाएगी। तो तमाम तरीके से सार्थक मन से योगी सरकार अल्पसंख्यक समाज के तरक्की के लिए, उनके उत्थान के लिए काम कर रही है। यूपी में 16,000 से ज्यादा मदरसे हैं। एग्जैक्ट फिगर की बात करें तो ये नंबर करीब 16,461 है। इनमें से 558 मदरसों को सरकारी मदद मिलती है, फंड मिलता है। लेकिन कई ऐसे मदरसे हैं जो मान्यता प्राप्त नहीं है, उन्हें सरकारी फंड नहीं मिलता। सरकार चाहती है कि उन मदरसों का हिसाब किताब भी ब्लैक एंड व्हाइट में होना चाहिए, सरकार की जानकारी में होना चाहिए। इसीलिए यूपी के तमाम जिलों में सर्वे चल रहा है। मदरसों के इनकम का सोर्स पूछा जा रहा है।
बाराबंकी के इस मदरसे को भी सरकारी मदद नहीं मिलती, इसलिए ये जानने की कोशिश की जा रही है कि मदरसे के खर्च का पैसा कहां से आता है। मदरसे का आय का स्रोत क्या है? आय क्या कैसे चलाते हैं? आमदनी तवक्कुल इल्लाह, लिखिए यानी अल्लाह की जात पर अवामी चंदा के बता रहा हूँ, वो ही बता रहा हूँ, इसको लिख लीजिए तवक्कुल अल्लाह। और अवामी चंदा हमारा पूरे नहीं इंडिया से और कहीं से नहीं, सिर्फ इंडिया का चंदा और कोई चंदा नहीं, और न गवर्नमेंट से कोई एक पैसा लेना। बहुत अच्छा और बहुत मकामी तौर पर भी ज्यादा आमदनी होती है, जिससे गल्ला लोगों को खरीदना नहीं पड़ता। मदरसों में सर्वे का कुछ लोग विरोध कर रहे हैं तो कुछ इसका स्वागत भी कर रहे हैं। इंडिया टीवी रिपोर्टर रुचि कुमार ने जब बाराबंकी के इस मदरसे को चलाने वालों से सवाल पूछा तो उनका कहना था कि आगे का तो नहीं पता, लेकिन सर्वे से उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। सर्वे हो रहा है, इसको लेकर जैसे कुछ लोगों के मन में शंकाएं हैं। कुछ कह रहे हैं कि मदरसों पे बुलडोजर चला दिया जाएगा, कुछ कह रहे हैं कि सर्वे के बाद मदरसे बंद हो जाएंगे। देखिए, सर्वे के बाद की बात हम कुछ अभी नहीं कर सकते। सर्वे हो रहा है, बहुत अच्छी बात है, मैं इसको पसंद करता हूँ। उसके बाद गवर्नमेंट क्या करेगी, लोग क्या करेंगे, तो उसके बाद कोई फैसले की बात कह सकते हैं। हम तो नहीं कहते कि हम तो अच्छा गुमान रखते हैं किसी के बारे में, हम तो समझते हैं आप लोग अच्छा करेंगे हमारे लिए। बाराबंकी में 320 मदरसे मान्यता प्राप्त हैं। बाराबंकी प्रशासन को 110 गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की जानकारी मिली है, जहां सर्वे किया जा रहा है। मेरा एक सवाल और है, क्या किसी गैर सरकारी समूह या संस्था से मदरसे की समस्या है या नहीं? नहीं, कुछ सोसाइटी रजिस्ट्रेशन बस, और कोई नहीं। देवबंद से कोई अफिलिएशन नहीं, देवबंद का निसाब हम केवल निसाब पढ़ाते हैं, लेकिन कुछ लिखा पढ़े में नहीं, लिखा पढ़े में कोई अफिलिएशन कोई सबूत नहीं। हमारे निसाब कोर्स नहीं चलता देवबंदी का। बच्चे हमारे देवबंद भी जाते हैं, नडवा भी जाते हैं, मुरादाबाद में। ये आपके किस क्लास तक की कक्षाएं यहाँ चलती हैं? दर्जे 5 तक समझिए। हमारे यहाँ अरबी में पंजुम बोलते हैं, अरबी की पंजुम तक तालीम है। अरबी दर्जा 5 तक। आर्मीयत का 9 साल का कोर्स होता है, हम लोग 5 साल पढ़ा करके 4 साल के लिए बड़े इदारों में भेजते हैं। वही मैं कह रहा हूँ कि जैसे जब यहाँ से बच्चे निकलेंगे तो वो कहाँ जाएंगे? वो देवबंद जाएंगे, देवबंद जाएंगे या सहारनपुर चले जाएं, या किसी को क्या कहते हैं इंग्लिश वगैरह की तरफ ज्यादा महारत करना हो या अरबी की तरफ, तो वो नदवे चले जाते हैं। मदरसा संचालक अपने फैक्ट्स सामने रख रहे हैं। वो भी चाहते हैं कि सरकार की पॉलिसीज का फायदा उन्हें मिले, इसलिए वो सर्वे में सपोर्ट कर रहे हैं। सवाल ये है कि जब मदरसा चलाने वालों को दिक्कत नहीं, उन्हें सरकार की मंशा पर शक नहीं, तो फिर इसे लेकर पॉलिटिक्स क्यों हो रही है? क्या यूपी में मदरसों के सर्वे को इसीलिए पॉलिटिकल कलर दिया जा रहा है क्योंकि इसका कनेक्शन 2024 से है? इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।